उत्तर प्रदेश का कुर्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और कुर्मी समाज के इतिहास के बाद किस तरीके से डॉक्टर सोनेलाल पटेल का संघर्ष रहा, पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको एक कहानी समझाई। लेकिन अब कहानी में इससे आगे के पन्नों को पलटा जाएगा। कहानी के तीसरे एपिसोड में बात होगी उस दल के गठन की जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। कहानी में बात होगी उस बड़ी रैली की जो बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में रखी गई थी। और उस दिन लखनऊ की तमाम जनता ये सोच रही थी कि भारत की राजनीति में आज क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि शहर की तमाम गलियों में अपना दल के झंडों से लैस लोग टहल रहे थे। लखनऊ की धरती ने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में इतनी भीड़ देखी थी। तमाम आंकड़े जिस बात का दावा करते हैं, अगर उसके हिसाब से देखें तो लगभग 15 लाख के आसपास लोग उस दिन उस रैली में इकट्ठा हुए थे, जिसकी परमिशन पुलिस ने नहीं दी थी। उसके बाद कार्यक्रम को दूसरी जगह किया गया और उस कार्यक्रम में स्थापना हुई अपना दल की। वो दल जो इस प्रदेश में नहीं बल्कि इस पूरे देश में पिछड़ों, किसानों, कमेरों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ने की बात करता है। असल में जब हम बारीकी से स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिन्होंने अपना दल की स्थापना की, वो खुद एक किसान परिवार से आते हैं। तो जब दल की नींव रखी गई तो बड़े मौजूदा दौर के बड़े लंबे सवाल खड़े थे। इंजीनियर बलिहारी पटेल डॉक्टर साहब के साथ थे। ये वो लोग थे जो बीएसपी में कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे थे और उसके साथ साथ दलित आंदोलनों से किसानों को और काम करने वाले वर्ग को जोड़ रहे थे। मसलन आप मानिए कि एक व्यक्ति दलित है और एक सवर्ण है, लेकिन सवर्ण व्यक्ति भी ठेला लगाता है। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल का मानना था कि जातिगत आधार तो ठीक ही है, उसके आधार पर आरक्षण और जो हमारे साथ भेदभाव हुए हैं उनका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन जो आर्थिक तबके में कमजोर व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति पे खड़ा है, वो किसान है, तो उसको भी किसी तरीके से सत्ता के पास आने और सत्ता में भागीदारी लेने, सत्ता के निर्णय में उसके अधिकारों को चुनने की जो शक्ति है वो कैसे मिलेगी, इस पर काम करना चाहते थे। आप 1990 के आसपास का जब हिंदुस्तान देखेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश देखेंगे तो जो सवर्ण समाज है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो जमींदार समाज था, उसका छोटे तबके पर बहुत आतंक था और उस चीज़ से जो पिछड़ा समाज था, जो दलित समाज था, वो बाहर निकलना चाहता था। उस दौर की कहानियों में मैं पढ़ता हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जीप में अकेले भोंपू लगाकर निकल जाते थे और प्रतापगढ़ वो इलाका, जैसा कृष्णा पटेल जी ने अपने बयान में एक बार मुझे कहा था कि राजा भैया की दहशत से प्रतापगढ़ में जो शादियाँ होती थी उनमें ढोलक नहीं बजती थी। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल वो नेता की जो प्रतापगढ़ में बल्कि कुंडा राजा भैया के गढ़ में जा करके और सामंतवादी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं, अकेले तख्त पर खड़े हो जाते थे, माइक लगा करके लोगों को वहीं से संबोधित करने लगते थे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस दौर का जो समाज था, जो अपनी बात रखना चाहता था, जो विरोध तो करना चाहता था, लेकिन उसे मुखिया नहीं मिल रहा था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मुखिया बनने के बाद और दल स्थापित करने के बाद असल में उन तमाम लोगों को राजनीतिक समझ मिली। आप सोचिए कि जो आदमी जिंदगी भर मंच के नीचे भीड़ के सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ा रहा हो, जिसका काम सिर्फ ताली बजाना था, झंडा उठाना था, वो आदमी अब मंच पर चढ़ रहा था, वो अपनी समस्याएं कह रहा था, वो अपने अधिकार मांग रहा था। तो एक लंबे आज़ादी के एक लंबे दौर के बाद भी जो पीढ़ी झुकी हुई खड़ी थी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाकर पहले उसे खड़ा किया और फिर उसे एक राजनीतिक मंच दिया। अपना दल के गठन के समय जो संविधान लिखा गया है, अगर आप उसकी कुछ बारीकियों को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल बौद्ध धर्म उन्होंने अयोध्या में क्यों अपनाया था, वो हिंदू धर्म का विरोध क्यों करते थे और वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के बीच के फर्क को कैसे समझाते थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल की स्थापना की। अपना दल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो 95 के बाद पार्टी 4 साल ही चल पाई थी और 1999 में वो बड़ी घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल की हैसियत को स्थापित कर दिया। उस रोज के जो सुबह के अखबार थे उनमें हेडलाइन थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पीडी टंडन पार्क में एक राजनीतिक रैली पर सरकार द्वारा गोलियां चलवाई गईं, डंडे चलवाए गए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल को मारने तक का प्रयास हुआ।
उस रैली का जो दमन था, जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीटा गया, डॉक्टर सोनीलाल पटेल को जेल में रखा गया, उस स्थिति में जब उन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, इनमें से तमाम बातें आप अगर बारीकी से देखेंगे तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल को महसूस करेंगे कि क्रांतिकारी नेता पर सरकारी दमन कितना हुआ। और उनके इस पूरे दौर में जब वो जेल में गंभीर हालत में थे, तब कृष्णा पटेल उनके साथ रहीं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक दल को बनाने में कृष्णा पटेल हो, डॉक्टर सोनीलाल पटेल हो, इन दोनों लोगों ने एक मिलीजुली मेहनत की। कहीं ना कहीं समाज में जो पुरुष पिछड़े तबके पे थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी, डॉक्टर सोनीलाल पटेल उनको मजबूत कर रहे थे। और घर में महिलाओं को मजबूत कर रही थी राजमाता कृष्णा पटेल। समाज को किस तरीके से एक नए अध्याय के लिए तैयार किया जाता है, इसके बारे में जब शास्त्र भी लिखते हैं या बड़े बुद्धिजीवी लिखते हैं तो कहते हैं कि अगर आप एक महिला के भविष्य को बदल दीजिए तो आने वाली सारी पीढ़ियों को सुधार देती है। तो कहीं ना कहीं आज जो कुर्मी समाज और पटेल समाज की राजनीतिक हैसियत है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उसमें अपना दल की उस राजनीतिक शिक्षा, उस सामाजिक शिक्षा, इस आंदोलन की वो राजनीतिक सोच है जो आपको इस प्रदेश में एक राजनीतिक हैसियत, मंच, एक प्रतिनिधित्व, आपके आने वाले बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए समझाता है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने अपना दल की स्थापना की, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि जो पिछड़ा समाज है, इसके लिए अध्ययन के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। मुझे याद है वो अपनी एक रैली में कहते हैं, मैंने किताब लिखने के दौरान इस बात को पढ़ा कि पिछड़े और कमेरे समाज के लोगों को अपने लोगों को पढ़ाने के लिए खुद आगे आना होगा। उन्हें स्वयं अपने स्कूल खोलने होंगे, उन्हें अपने कॉलेज खोलने होंगे, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सकें। ये अपना दल की शैक्षिक गतिविधियां थी। अपने दौर के डॉक्टर सोनीलाल पटेल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने फिजिक्स में PhD भी की थी, जिन्होंने LLB भी की थी, जो अपनी यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन और मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे थे। इस सब के बाद वो सेना में भी भर्ती हुए, फिर उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ी, वो वापस आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीतिक समीकरणों को समझा और अपने समाज के लिए स्कूल खोलने का काम, कॉलेज खोलने का काम, ये काम भी उन्होंने स्वयं किए। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा रास्ता दिखा रहे थे अपना दल के माध्यम से लोगों को कि कैसे समाज को शिक्षित करके मनुवादी ताकतों के हाथ से सत्ता को छीना जाए। डॉक्टर सोनीलाल पटेल अपनी रैलियों में अक्सर कहते थे कि कमेरो जागो और सत्ता पर कब्जा करो। ये अपना दल का वो बोध वाक्य है जो आपको ये चीज़ एहसास कराता है कि जो पिछड़े आज तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पा पाए हैं, उन्हें इस बात का मलाल होना चाहिए। आपको इस बात की टीस होनी चाहिए कि आपकी आबादी 13% है, फिर भी आपका मुखिया इस प्रदेश में नहीं है। और शायद यही बात डॉक्टर सोनीलाल पटेल अपना दल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे थे। एक और बड़ा सवाल अपना दल के सामने आता है कि जब भी अपना दल का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी है जो स्वयं कभी नेता नहीं बन पाया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पिछड़ों की ताकत, उनके जोश को कम करने के लिए ऐसी खबरें दिखाता है। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जिस नेता का चलाया हुआ आंदोलन और जिस नेता की अपनी समझदारी से बसपा जैसी पार्टी खड़ी हुई और वो नेता फिर अपना दल जैसी पार्टी खड़ी करता है, तो सिर्फ यदि वो सांसद या विधायक बनना चाहता है, उसकी रेस मंत्री बनने की होती तो कब का पूरी हो चुकी होती। खैर, हम बात करें अपना दल की। ये सफ़र शुरू होता है 2007 के आसपास, पार्टी को अपना एक विधायक भी मिल जाता है, पार्टी के कई लोग जीतते हैं। लेकिन नया मोड़ आता है 2012 में, जब आम सहमति बनती है और कहा जाता है कि परिवार के तरफ से ही एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा, बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। ये स्थिति तब थी जब 2009 में डॉक्टर सोनीलाल पटेल की मौत हो चुकी थी। उससे पहले अपना दल की राजनीतिक हैसियत इस प्रदेश का हर व्यक्ति जान चुका था। 68 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली एक मजबूत पार्टी खड़ी की थी डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने। अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर सोनीलाल पटेल की शैक्षिक गतिविधियों को लेकर के आम जनमानस में जो चर्चा करते थे, वो कहते थे कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल से बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाला नेता मैंने इस प्रदेश में नहीं देखा है। और वो अपने साथ उन्हें यात्राओं में ले जाना भी पसंद करते थे। लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल का मानना था कि राजनीतिक जो समीकरण है वो सीटों से तय नहीं होते हैं। हमारे अपने हक और अधिकार हैं, उनकी लड़ाई जिसके लिए थी, तो वो कभी भी
सीटों के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए नहीं। उनका मुख्य आंदोलन था अपने समाज को खड़ा करना, जो अपना दल के माध्यम से करना चाहते थे। अपना दल में 2012 में जब अनुप्रिया पटेल की एंट्री होती है, तो 2009 से 2012 का वो समय जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल गुजर चुके थे, हर कार्यकर्ता अपने अधिकार से, अपनी सर्वसम्मति से कृष्णा पटेल को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। वो झंडा जो नीला और केसरिया झंडा लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल चले थे, वो झंडा राजमाता कृष्णा पटेल को दिया जाता है। कृष्णा पटेल वो झंडा लेकर चलती हैं और 2012 में अनुप्रिया को विधायकी लड़वाती हैं। अनुप्रिया पटेल कृष्णा पटेल की बेटी हैं, जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं और भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया जी अपना पहला चुनाव अपना दल में राजमाता कृष्णा पटेल की अध्यक्षी में लड़ती हैं। वो चुनाव जीतती हैं और इस जीत से अपना दल की राजनीतिक हैसियत के समीकरण बदलने लगते हैं। 2012 से 2014 वो 2 साल का समय जब कृष्णा पटेल पार्टी अध्यक्ष थी, लेकिन उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, जिनकी खबर शायद उन्हें नहीं थी। 2014 में भाजपा से अपना दल का गठबंधन होता है। गठबंधन के बाद कृष्णा पटेल का ऐसा कहना है कि उनकी पहली शर्त ये थी कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि ऐसा उन्हें अंदेशा है और अपना दल के तमाम कार्यकर्ताओं का मानना है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत सामान्य नहीं थी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत सामान्य नहीं थी। तो दूसरी शर्त की जब बात होती है तो कृष्णा पटेल का कहना है कि किसानों की दोगुनी आय को लेकर के उन्होंने मांग की थी, जो पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल एस की स्थापना करा करके और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के उस पूरे आंदोलन को डाइल्यूट किया। अब लोग सवाल करते हैं कि एक पार्टी है अपना दल कमेरावादी और एक पार्टी है अपना दल एस। सवाल ये है कि अपना दल कहाँ है? वो दल जिसकी स्थापना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी, जिसकी मुखिया उनकी पत्नी थी, आखिर वो दल चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? वो दल कहाँ गया? उस दल की मुखिया आज कमेरावादी की मुखिया क्यों है? अनुप्रिया पटेल के पास अपना दल क्यों नहीं है? इस सब का जवाब यही है कि 2014 से 2017 के बीच में भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन में जो समीकरण बदले, उसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा करके पार्टी पर केस करा के अपना दल को कोर्ट की फाइलों में बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन जो झंडा लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल और उनके तमाम कमेरावादी कार्यकर्ता निकले थे, उनका ऐसा कहना है कि उस मिशन को चलाने के लिए उन्हें पार्टी से ज़्यादा उनकी राजमाता सक्षम लगती हैं। तो उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया कमेरावादी के नाम से। लेकिन आज भी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े लोगों का एक मुखिया, एक ऐसा मसीहा जिसने अपनी प्राणों की आहुति दी, एक दल बनाकर खड़ा किया जो कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करता था, वो दल सत्ताधारी ताकतों की वजह से आज कोर्ट की फाइलों में बंद है और पिछड़ा समाज ये जानता भी नहीं है कि उसका असली अपना दल आखिर गया कहाँ। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। रातों रात राजनीति में पार्टियां बदल जाती हैं। जो विधायक कल तक भाजपा के थे वो आज कांग्रेस के हो गए, जो कल कांग्रेस के थे वो आज भाजपा ही हो जाएंगे। लेकिन जिस दल की स्थापना इस प्रदेश में कुर्मी, पटेल, किसान और कमेरा समाज की राजनीतिक हैसियत को बनाने के लिए किया गया था, उस दल को कोर्ट की फाइलों में बंद करके और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी दल को बनाना कितना सही है, कितना गलत है, ये आप तय करेंगे कि पिछड़ों का इकलौता, पटेलों का, कमेरों का इकलौता दल क्यों कोर्ट की फाइलों में फंसा। ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। सोशल मीडिया पर अपने कुर्मी और पटेल समाज के तमाम लोगों से ये सवाल करिए कि आखिर अपना दल को कोर्ट और कचहरी की फाइलों में क्यों बंद होना पड़ा। ये सवाल आपका करना इसलिए ज़रूरी है कि अपना दल आपकी भी राजनीतिक विरासत का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके दल, आपकी शक्तियों को धीरे धीरे ये सत्ताधारी ताकतें दबाती रहेंगी। कुर्मी समाज की और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पिछड़े समाज के तमाम लोगों को शेयर करके बताइए कि आखिर वो अपना दल है कहाँ।